जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। आपके 15 प्लस सही होने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है? तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में है। तो क्या होता है ऊर्ध्वपातन? तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। अमोनियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड उत्पादन करने वाला प्रमुख पदार्थों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस के रूप में जम जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य समान पदार्थ जो हैं एग्जाम में पूछता है। तो कपूर, ये नाम जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है जो पादप कोशिकाओं में रंग द्रव्य के लिए होता है या फूलों, फलों और बीजों में पीला, नारंगी, लाल आदि रंग को उत्पन्न करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधों को हरा रंग देता है। दोनों प्लास्ट, ऐसा कोई प्लास्टिड नहीं होता, या गलत विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की जातियां, व्यवहार, शरीर रचना, प्रवास, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। यह शाखा वन्य जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हर्पेटोलॉजी या उभयचर और सरीसृप जैसे सांप, मेढकों के अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन सी, ऑर्थोलॉजी आंखों और दृष्टि संबंधी चिकित्सा होता है। आर्थोलॉजिस्ट वह वैज्ञानिक होते हैं जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। भारत में प्रसिद्ध आर्थोलॉजिस्ट सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उच्च रक्तदाब का मुख्य कारण क्या है। आपसे पूछा है कि उच्च रक्तदाब का मुख्य कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनियों का संकुचन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धमनिकाओं का संकुचन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तदाब का मुख्य कारण धमनिकाओं का संकुचन है जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ता है। जब रक्त को संकुचित मार्ग से गुजरना पड़ता है तो दबाव बढ़ जाता है। यह स्थिति लंबे समय तक रहने पर हृदय और रक्त वाहिकाओं पर असर डालती है। सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 mg होता है, mmHg होता है। सामान्य रक्तचाप जो होता है, उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है। लंबे समय तक रहने पर यह हृदय रोग और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूरॉन के प्रमुख घटकों में से क्या शामिल नहीं है। आपसे पूछा है कि न्यूरॉन के प्रमुख घटकों में से क्या शामिल नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूरॉन के जो प्रमुख घटक होते हैं वो कोशिका काय, डेंड्राइट, एक्सोन, ये सभी जो है न्यूरॉन के प्रमुख घटक है। पर स्नेप्स जो दिया हुआ या नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्नेप्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन के मुख्य भाग हैं कोशिका का यानी कि सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। स्नेप्स दो न्यूरॉनों के बीच का जंक्शन होता है, यह न्यूरॉन का आंतरिक भाग नहीं है। स्नेप्स के माध्यम से ही 9 इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचता है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। मानव शरीर में अरबों न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक्सोन की लंबाई कई बार बहुत लंबी हो सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है
यदि कोई बच्चा अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह क्या कह होगा। आपसे क्या पूछा है कि यदि कोई बच्चा अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या है। वह लड़का होगा, लड़की होगी या जुड़वा होगा या इनमें से कोई नहीं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़की इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्रों से होता है। यदि पिता में से एक्स गुणसूत्र मिलता है तो संयोजन एक्स एक्स बनता है यानी कि लड़की बनेगा। यदि पिता से वाई गुणसूत्र मिलता है तो संयोजन एक्स वाई बनता है यानी कि लड़का बनेगा। मां हमेशा एक्स गुणसूत्र देती है, पिता ही बच्चे का लिंग निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया अनुवांशिकी का भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले होने वाली प्रक्रिया कौन सी है। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले होने वाली प्रक्रिया कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने से होती है। यह प्रक्रिया लाइट रिएक्शन का पहला चरण है। इसके बाद ऊर्जा का उपयोग कर अन्य प्रक्रियाओं जैसे जल का अपघटन का उपचयन होती है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग देता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एथेनॉल को एथेनीन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। आपसे पूछा कि एथेनॉल को एथीन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्जलीकरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, एथेनॉल से एथिलीन बनाने के लिए निर्जलीकरण किया जाता है यानी पानी को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और गर्म करने पर होता है। परिणाम क्या होता है, तो जो होता है एथेनॉल C2H5OH को जब अपक्रिया कराया जाए तो क्या होता है C2H4 एथेन प्लस पानी। डिहाइड्रेशन पानी का निष्कासन है। यह प्रक्रिया अल्कोहल अल्कीन परिवर्तन के लिए उपयोगी है। एथीन जो है यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नेत्र दोष के रोगी को वस्तुएं कैसी दिखाई पड़ देती है। आपसे पूछा है कि नेत्र दोष के रोगी को वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती। इसका कारण प्रतिबिंब का रेटिना के आगे बनना होता है। मायोपिया को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। यह दोष आंख के लेंस या नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ने से होता है। इसे नियर विजन डिफेक्ट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसे दर्शाती है। आपसे पूछा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसे दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अंगूठा बल गति की दिशा बताता है और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। यह नियम इलेक्ट्रिक मोटर में उपयोग होती है। तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लिटमस पेपर का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि लिटमस पेपर का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस पेपर का उपयोग किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की पहचान के लिए किया जाता है। अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है जो पीएच का समान अंदाज देता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। आपसे पूछ रहे थे कि लिटमस कहां से प्राप्त होता है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। या पीएच का सटीक नहीं केवल प्रकृति बताता है। अन्य सूचक जो है मिथाइलिन, मिथाइल और एंजाइम। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आपसे पूछा कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। इसी कारण इसका उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का फील्ड ऑफ व्यू अधिक होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण शेविंग मेकअप मिरर में उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सेब काटने के बाद उसका भूरा रंग किससे कारण होता है। आपसे पूछा है कि सेब काटने के बाद उसका भूरा रंग किससे कारण होता है, बताइए
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेब काटने के बाद उसके गूदे का संपर्क हवा के ऑक्सीजन से होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके भूरे रंग के यौगिक बना देता है, या एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है? आपसे पूछा है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का ऊपर उठना मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से होता है। जब पत्तियों से जल वाष्पित होता है तो पत्तियों में नकारात्मक दाब उत्पन्न होता है। यह खिंचाव जाइलम में जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है। यह सहसंजन या आसंजन सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का आविष्कार किसने किया था? आपसे पूछा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेक्स जेफरीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का आविष्कार 1984 में सर एलेक्स जेफरीज ने किया था। इसका उपयोग व्यक्ति की पहचान, पितृत्व परीक्षण, फॉरेंसिक जांच और अपराध विज्ञान में किया जाता है। यह तकनीक डीएनए के वेरिएबल नंबर्स ऑफ रैंडम रिपीट्स पर आधारित होता है। बाकी विकल्पों की बात करें, जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए की डबल हेलिक्स रचना का पता लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जनक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म या वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न रंगों में अपवर्तन होता है। अपवर्तन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है यानी कि 400 नैनोमीटर होती है, इसलिए सबसे अधिक अपवर्तित होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी यानी कि 700 नैनोमीटर होती है, इसलिए सबसे कम अपवर्तित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्के बनाने वाले कारकों के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी होने पर रक्तस्राव अधिक होने लगता है। विटामिन के हरी पत्तीदार सब्जियों, ब्रोकली, फूल गोभी और दालों में पाया जाता है। विटामिन ए या दृष्टि और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 या लालक कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। विटामिन डी या कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों की मजबूती में सहायक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपसे पूछा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। हाफ mv स्क्वायर होता है, जहां m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, b बराबर वस्तु का वेग होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा सीधे द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा इनमें से किसमें बाहरी निषेचन देखने को मिलता है? आपसे पूछा है कि इनमें से किसमें बाहरी निषेचन देखने को मिलता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन शरीर के बाहर होता है। यह प्रक्रिया अधिकतर जल में रहने वाली जीवों जैसे मेढक, मछली मेढक में होती है। मछलियां पानी में अंडे और शुक्राणु छोड़ती है जहां निषेचन होता है।
गाय, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य, इसमें भी आंतरिक निषेचन होता है। पक्षियों में भी आंतरिक निषेचन होता है। बाहरी निषेचन में जीवित रहने की संभावना कम होती है, आंतरिक निषेचन में सुरक्षा अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर मछली, बेडक। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा, जब गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होती है। आपसे पूछा है कि जब गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीचे की ओर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी जो है हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर यानी नीचे की ओर होता है। जब गेंद ऊपर फेंकी जाती है तब भी जी की दिशा नहीं बदलती या नीचे ही रहती है। इसी कारण गेंद की गति ऊपर जाते समय धीरे धीरे कम होती है और फिर नीचे गिरती है। जी बराबर होता क्या है, तो जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऊपर जाते समय वेग घटता है, नीचे आते समय बढ़ता है। आप यह चीज जरूर ध्यान देखिए कि ऊपर जाते समय वेग घटता है और नीचे आते समय वेग बढ़ता है। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। आपसे पूछा कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। या आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।